यार, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम लोगों ने तो कर ही लिए होंगे। मैं देख रहा था काफी लोगों का जो है कि 7-8 क्वेश्चंस तक ही रॉन्ग हो रहे हैं कुछ लोगों के। और बाकी जिन लोगों का ज्यादा रॉन्ग हुआ है ना, वो प्लीज परेशान मत हो ना। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी बहुत दिन बचे हुए हैं इन चीज को मास्टर करने के लिए। एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये कि पहला वाला एक क्वेश्चन है ना, एक चीज वही बात है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है ना, कि हम लोगों का जो अप्रोच रहने वाला है, नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तब भी किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो वो करके देखना। अब मैंने भी उस टाइम पे फटाफट ऊपर ऊपर से देख लिया, तो मुझे मेरे लिए भी क्वेश्चन पेपर वैसा ही होगा जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, बस तब भी पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। तो अपना अप्रोच क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला वाला था कि जीपीएस के बारे में पूछा हुआ था ना, कि गगन के बारे में क्या क्वेश्चंस हैं वो हमको देखना है, कि यूजेस सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी आर्गुमेंटेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू गगन, ठीक है। पहला है इट इज डिजाइंड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी इंटीग्रिटी, हम लोगों ने बात किया हुआ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है पहला सही होगा। पहला सही होते ही कि देखोगे तो ये ऑप्शन निकल गया, ठीक है। इट विल अलाउ more uniform high quality air traffic management, again it will allow, पॉजिटिव चीज है, गवर्नमेंट की किसी स्कीम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो डेफिनेटली सही होने वाला है। तो 1 2 ठीक है। तो या तो सॉरी, या तो ए होगा या तो डी होगा, है ना। तो ये भी कट हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट का गेम है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन द एविएशन बट नॉट इन द अदर, अगेन नेगेटिव बात कर रहा है, ठीक है। बहुत इजी है, यहां से अभी स्टार्टिंग एक दो क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूँ, जस्ट लाइक ऑलवेज फटाफट स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो पहला वाला बहुत इजी था, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट तीसरा वाला कट करो, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत जेन इनिशिएटिव, ठीक है। अब क्या है, रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने ऐसे क्वेश्चन से हमेशा तुम लोगों को बोला हुआ है कि जब भी ये कॉलन में या डबल कॉलन में कोई की टर्म्स का अगर कुछ भी करंट अफेयर्स का आता है, तो उसका सबसे इजी तरीका होता है कि तुम क्या वर्ड एसोसिएशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो मोस्टली डिफिकल्टी लेवल में हमेशा हमने कहा हुआ था कि ट्राई करो कि क्या एसएससी सीजीएल टाइप वाले जो कैंडिडेट है जो कि रोट लर्निंग करते हैं, क्या उनके लिए डिफिकल्टी लेवल यूपीएससी, पता है कि ये लोग रट के रखते हैं, तो थोड़ा स्टार्टिंग ऊपर साइड पे नहीं रखेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा टफ नहीं है तो उनको नीचे की तरफ ही रखने की कोशिश करेगा। तो भारत जिन इनिशिएटिव ए बी सी डी फटाफट देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि स्टेब्लिशिंग अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ 6G रेडी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। 6G की बात कर रहा है, 6G रूरल एरियाज में, यार अभी पहले शहरों में मतलब सिटीज में कर लो वही बहुत बड़ी बात है, तो रूरल एरिया कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है, हटाओ। स्टेब्लिशिंग एथिकल गाइडलाइंस, ठीक है। अब एक चीज क्या है, ये कोवर्ड जो मेन कोर वर्ड है वो देखा करो कि पहले दूसरे तीसरे चौथे सारे के सारे ऑप्शन में जो मेन तुम्हें मतलब है ना, वो ये होना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे पहला वाला है, ये कोई नेटवर्क के बारे में बात कर रहा है, ये एथिकल गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहा है, ये जनरेटिव एआई मॉडल के बारे में बात कर रहा है, ये प्रमोटिंग कोई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला वाला हम लोग ने देख लिया कि काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, 6G रूरल एरियाज में, ये तो हटाओ। दूसरा देखो, स्टेबलाइजिंग एथिकल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जो सबसे मेन चीज है इसमें ध्यान देने वाली थी, भारत और जेन। तो भारत का मतलब कहीं ना कहीं इंडिजीनियस है, तो क्या इंडिजीनियस है क्या, देखो, डेवलपिंग इंडिजीनियस जनरेटिव एआई मॉडल्स, ठीक है। अब जनरेटिव एआई मॉडल्स में अगर देखोगे तो ये जो जेन वर्ड है ना, ये जो जेन वर्ड है देखो, जेन वर्ड है, ये जनरेटिव एआई से एसोसिएट कर रहा है ना, देखो ना, ठीक है। जेन जनरेटिव एआई और इंडिजीनियस भारत, एआई मॉडल्स टेलर फॉर द इंडियन लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट, कितनी पॉजिटिव बात कर रहा है, वहीं से तुम ऑप्शन सी डेफिनेटली आराम से मार लोगे। लास्ट ऑप्शन देख लो, प्रमोटिंग फॉरेन फॉरेन एआई टेक्नोलॉजीज फॉर इंटीग्रेशन इंटू इंडियन गवर्नमेंट, फॉरेन की बात कर रहे हो, मतलब सी और डी में अगर देखो तो ऑब्वियसली बात है, बोली जरूरत नहीं है, सी इजिली कर लोगे, है ना। और इजी वही था, वर्ड एसोसिएशन करके देखो, और कितना ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है गवर्नमेंट के बारे में, है ना। इंडिजीनियस भारत और जनरेटिव एआई जेन, जेन से जेन, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं फटाफट की, विथ रेफरेंस टू डार्क एनर्जी। अब देखो, डार्क एनर्जी मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुमको इसका फैक्चुअल आंसर पता है तो ठीक है, नहीं जानते तो भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इट इज बिलीव्ड टू बी,
ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलेंट। अच्छा, बिलीव टू में तुम सोचना कि यूएस में कोई भी एक साइंटिस्ट होगा, अगर बाकी लोग डिसएग्री कर रहे होंगे, कोई भी बंदा अगर बिलीव करता होगा तो काफी ज्यादा ओपन स्टेटमेंट है, इट इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, बिलीव टू में तुम भी बिलीव कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, जब तुम बोलता हो ना ओके, ठीक है, तो पहला सही हो गया। पहला सही होते ये कट कर दोगे 1213 या 23। इट मेक्स अप नियरली 70%। जिनको नॉलेज से पता है, नहीं तो वापस से काफी ओपन एंडेड है, नियरली 70% है। चलो ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। लास्ट देखो, द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स डज नॉट अकाउंट फॉर डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स। अब ये वाला स्टेटमेंट कैसी है? अगर तुम्हें नॉलेज से पता है, जो मैंने एक बार आई थिंक किसी वीडियो में बोला हुआ कि साइंस टेक में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जब तक ओपन एंडेड स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो तुम उसको सही मानना है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक अगर ऐसा आ गया है तो अनटिल अनलेस यू डोंट नो अबाउट इट, तुम उसमें बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना, उनके हिसाब से एक्सट्रीम वर्ड नहीं कह सकते हो कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स डज नॉट तो नेगेटिव है, ऐसे नहीं कह सकते। उसका रीजन क्या है? दिस इज अ साइंस एंड टेक क्वेश्चन, और ये प्रॉपर टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन है तो अनटिल यू डोंट नो अबाउट इट तुम उसको नहीं मार पाओगे। तो यस, इसका आंसर ही है। जितने भी आई थिंक साइंस बैकग्राउंड वाले, उनको पता है कि जो डार्क एनर्जी वगैरह है वो न्यूटोनियन फिजिक्स वगैरह को फॉलो नहीं करता है, तो पार्टिकल फिजिक्स को फॉलो नहीं करता है स्टैंडर्ड मॉडल को। ये सही बात है। तो मैं कह रहा हूं उससे तुम नॉलेज से इसको मार सकते हो, बट जो डिकोड था वो ये था कि ये ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, ओके, नियरली 70% ओके। तो या तो 1-2 है या तो 1-2-3 है, ठीक है। एटलीस्ट तुम 50-50% प्रोबेबिलिटी पर आ जाते हो यहाँ पे। बस मैं ये समझाना चाहता। तीसरा स्टेटमेंट, अनटिल तुम्हें नॉलेज नहीं पता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें ओके सर लगा सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैं कह रहा था ना कि एसएससी सीरियल टाइप वाले जो बच्चे हैं उनको पार्टिकल फिजिक्स और डार्क एनर्जी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पता होता है। तो एग्जामिनर मैं बाय द वे एक चीज और याद रखना, जो आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना, ये कोचिंग वालों के हिसाब से उतना मत सोचना, लेकिन यूपीएससी कैसा सोचता है और किस तरीके से फ्रेमिंग कर रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर यूपीएससी में सेम क्वेश्चन आया होता, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि तुमको इस वाले क्वेश्चन में जहां पे थोड़ा सा ऑफ क्वेश्चन पूछा जाए ना, जो कि हर एक यूपीएससी सीरियस एस्पिरेंट को जनरली नहीं पता होगा, इतना डार्क एनर्जी, काफी ज्यादा हाई फाई चीजें या फिर काफी ज्यादा साइंस एंड टेक्निक डिटेल चीजें पूछ रहा हूं ना, तो मान के चलो कि यार ठीक है, ये बता रहा है तो ठीक है यार, ओके सर करके निकल लो। उस वाले केस में इफ यू हैव टू चूज बिटवीन ए एंड डी, यू मस्ट चूज 1-2-3, बिकॉज जनरली यूपीएससी के नॉर्मल बीए बीएससी वाले जो बच्चे होते हैं उनको इतना ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं पता होती है। तो बोल दो कि हाँ ठीक है, बता रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दो ऑप्शन है तो मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगला है कि सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता होगा। क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये सोसाइटी की बात कर रहा है, ठीक है, सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सोसाइटी है, कोई रेगुलेटिंग बॉडी या फिर कोई सेबी आरबीआई टाइप की कोई बॉडी नहीं है गवर्नमेंट की, नॉर्मल सोसाइटी है, ठीक है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, मे बी नॉट, पता नहीं, हो सकता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन इन इंडिया। बस मैं ये कैच तुम लोगों को देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो कि रेगुलेशन सोसाइटी ये पॉसिबल नहीं है। जनरली तुमको ही पता है वो अथॉरिटी होगी, ठीक है, जैसे एनटीए हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी कंजर्वेशन अथॉरिटी हो जाए, या फिर कोई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी टाइप का होगा। जो इंडिया में रेगुलेशन है जनरली ऐसे सोसाइटीज नहीं करती हैं। और ऊपर से इतना इंपॉर्टेंट फील्ड है कि भाई यहाँ पे डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करने की बात करो तो कोई सोसाइटी नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में जो मैं डिकोड वर्ड बताना चाहता हूँ वो ये, क्या तुम ये रीड कर पा रहे थे कि रेगुलेट नहीं कर सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट कट कर दो, तो ए और सी तो चला जाएगा। अब ए और डी, मतलब बी और सी चला जाएगा। ए और डी में देख लो कि इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यार इतना तुमने यूपीएससी प्रिपरेशन कर लिया, तुमने ऐसा कहीं कुछ नहीं सुना है सेट्स के बारे में, अंटिल तुमने करंट अफेयर्स बहुत स्पेसिफिक नहीं पढ़ा हुआ है, जनरली ये नहीं पता होगा। तो प्लीज इसको ओके सर में ले लो कि ठीक है बता रहा है। यूपीएससी में अब मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी में अगर क्वेश्चन होता तो तुमको इसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए था कि बहुत ज्यादा वियर्ड टाइप का करंट अफेयर्स है जो कि मैंने कभी नहीं सुना है, तो डेफिनेटली ये बताना चाह रहा है कि इसका इनिशिएटिव है, ओके।
लेकिन वो ये जानना चाह रहा है कि क्या तुमको समझ में आ रहा है कि सोसाइटी रेगुलेट जनरली नहीं करती है। तो ये कैसे था इसमें, सेकंड कट किया, यहां से आंसर ए ओनली आ जाएगा। ठीक है, अभी डाउट लास्ट में ले लेंगे, अभी बस फटाफट एक स्पीड में करवा लेता हूँ ताकि ये टाइम न लगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ कि भाई भारत फोरकास्ट सिस्टम, अगेन भारत है तो याद रखना इंडिजीनियस कुछ ना कुछ होगा, और गवर्नमेंट का है तो पॉजिटिव देखना है। इट इज इंडिजियसली डेवलप्ड वेदर प्रेडिक्शन मॉडल दैट डिलीवर्स हाई एक्यूरेसी फॉरकास्ट। वाओ, वेरी नाइस, पॉजिटिव स्टेटमेंट, प्लस प्लस, नाइस, ओके। इट रिप्लेसेस द ओल्डर 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन मॉडल विद द 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन मॉडल। अगेन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर रेजोल्यूशन मॉडल की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज होगी। तो पहले रेजोल्यूशन 12 किलोमीटर का था, अब 6 किलोमीटर का है, रेजोल्यूशन कम हुआ है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव चीज है, तो दैट कैन बी करेक्ट। ठीक है, तो 1 डेफिनेटली करेक्ट है, तो ये कट कर दो, 2 3 कट कर दो, 1 3 1 2 या 1 2 3 में होने वाला है। अब ये एक फैक्चुअल है, ठीक है। इट इज फोकस्ड प्राइमरली ऑन इंप्रूविंग द लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, एंड नॉट शॉर्ट एंड मीडियम रेंज वेदर प्रेडिक्शन। अगेन नेगेटिव स्टेटमेंट बताना चाह रहे हैं गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के बारे में। हो सकता है कि एक्चुअल में ना करता हो, लेकिन अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो वो पॉजिटिव चीजें ही बताता है, निगेटिव को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करता। उसके वजह से थर्ड स्टेटमेंट कट कर दो। जैसे ही थर्ड कट करोगे तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। वी वुड अराइव एट आवर ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, इजी है, पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव है, हो भी सकता है नहीं हो सकता पता नहीं, बट थर्ड में इसने नेगेटिव बात करी, कट किया, आंसर आ गया 1 एंड 2। ठीक है, और वैसे भी ये 3 स्टेटमेंट वाले मैंने जब बोला होता है कि अगर फैक्चुअल फैक्चुअल कहीं पे एक से ज्यादा डाल रहा है तो प्लीज मान के चलना कि तीनों स्टेटमेंट सही नहीं देने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 था कि न्यूट्रिनोज आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। सही बात है, पता ही है, हाँ नहीं डिटेक्ट होते तभी तो, पहला सही है ना। अगला है कि न्यूट्रिनोज इंटरैक्ट वेरी वीकली विद मैटर। ऑब्वियस की बात है, पता है, नहीं पता तो तब भी ठीक है, पहला तो पता था ना। न्यूट्रिनोज आर नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यही कह रहा हूं कि आज मे भी हो सकता है आज इफेक्ट ना कर रहा हूं, लेकिन कल पॉसिबिलिटी है कि स्टेटमेंट ये गलत हो जाए, कोई नई रिसर्च निकल कर चली आ जाए, तो जिसकी वजह से ये हो सकता है कि इफेक्ट करने लग जाए ग्रेविटेशनल फील्ड में, कोई भी ऐसी रिसर्च आ सकती है। तो तीसरा गलत है, तो वहां से स्टेटमेंट आराम से आ जाएगा। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है ना। तो हटाओ, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मीरा स्टार्स। ठीक है, अगेन कोई इतना कॉमन सी चीज नहीं है। मीरा स्टार्स हम लोग इतने टाइम से यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, मीरा स्टार्स नहीं सुना हुआ है तुमने, है ना। तो अगर नहीं सुना हुआ है, फैक्चुअल है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 1 2 में ही आने वाला है कि यहाँ पे ए और बी में, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड में डिस्कस किया हुआ है ना, कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर ए या बी में ही जाएगा। और वैसे भी देख लो, giant star that go through regular cycle of expansion and contraction। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो मैं डिस्कस पहले मैंने डिकोर्स में भी पहले किया और फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ यार, अगर कभी भी तुम्हें रॉन्ग स्टेटमेंट को कैच करना है और करेक्ट को फाइंड करना है, तो एक बहुत बेसिक सा फंडा ये होता है कि जो स्टेटमेंट है ना, तुम उसकी ग्रामर को चेक करो, उसकी स्टेटमेंट की फ्रेमिंग को चेक करो। अगर वो बहुत ज्यादा कट कॉपी पेस्ट टाइप का दिख रहा है ना, कॉपी पेस्ट मतलब उसने कहीं एग्जामिनर ने किसी बुक से या किसी भी जगह से कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना, उसकी जो लैंग्वेज होगी, जो उसका फॉर्मुलेशन होगा, स्टेटमेंट की जो फ्रेमिंग होगी ना, वो काफी स्मूथ होती है, काफी ज्यादा स्मूथ होगी। और जहां पे भी वो मेडअप स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेगा ना, वहां पे तुमको थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ा वियर्ड लगेगा। ये कैच करने की कोशिश करना कि क्या ये स्टेटमेंट किसी बुक से, एनसीईआरटी से, कहीं से क्या कॉपी पेस्ट टाइप का लग रहा है क्या। और वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, शायद कोई ना कोई दिख जाएगा। तो इसको ट्राई करना, जैसे ये है ना मीरा स्टार, तो जायंट स्टार दैट गो थ्रू रेगुलर साइकिल्स ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, काफी कॉपी पेस्ट टाइप लग रहा है, ओके हो सकता है। डेड स्टार्स दैट इमिट इंटेंस गामा रेडिएशन, अब ये भी पॉसिबल है, लेकिन आई थिंक हम लोगों ने ये गामा रेडिएशन वाले में देखा है, पल्सार वगैरह कुछ तो होता है, ये होता है, ये हमने नहीं सुना हुआ है। ठीक है, मैसिव स्टार्स दैट कोलैप्स इनटू ब्लैक होल्स, पता नहीं। स्टार्स दैट डू नॉट इमिट विजिबल लाइट, विजिबल लाइट वाला गामा रेडिएशन, ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। अब ऐसे क्वेश्चन में तो यही होगा ना तुम्हारे अप्रोच की, यार मुझे नहीं समझ आ रहा। इनफैक्ट मेरे को भी अगर होता एग्जाम टाइम में, तो मैं यही कहता कि यार इस क्वेश्चन में मेरे को एक्चुअल में नहीं पता है कैसे करना है। उस वाले केस में जो मैंने हमेशा डिस्कोर्स में पहले डिस्कस किया और मार्क्स बूस्टर वाली वीडियो तुमने देखी होंगी, जब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना चारों ऑप्शंस में, और मुझे लग रहा है कि ऑल दी ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंग, मैं वर्ड एसोसिएशन भी नहीं देख पा रहा हूं इसमें, ठीक है, कोई लॉजिक भी नहीं लगा पा रहा हूं, कोई नॉलेज भी नहीं लगा पा रहा हूं, उस वाले केस में ये फैक्चुअल है, हाँ है,
ए और बी में से मुझे कहाँ जाना है, जायंट्स आर दैट गो थ्रू रेगुलर। अब मेरे को फाइनली मैं ए और बी में ही चूज करूंगा। जिन्होंने आई थिंक वो वीडियोस देखी उनको पता है कि ऐसे वाले केसेस में मैं डेफिनेटली ए और बी में ही जाता हूँ, ठीक है, और इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा। तो उस वाले केस में अगर चूज करना होगा, जस्ट अ सेकंड, हैंग हो गया क्या, रुको, हाँ, अगर इन दोनों में मुझे चूज करना होगा तो आई वुड ऑलवेज गो विद द ऑप्शन ऑफ मीरा स्टार में जो ए ऑप्शन है ना उसमें जाऊंगा, रादर देन उसमें जाने के जो सेकंड ऑप्शन है। उसका रीजन केवल यही नहीं है कि वो एकदम डायरेक्टली दिख रहा है कि कॉपी पेस्ट है, लेकिन सेकंड सबसे प्यारी चीज ये थी कि उसमें तुम्हें एक्चुअल में नहीं पता है कि कहाँ पे नहीं जाने वाले हो, ए या बी में जाओगे नहीं जाओगे, या तो वो क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है ना, डेफिनेटली तुम कुछ छोड़ सकते हो उसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार तुमको अटेम्प्ट करना ही करना, लेकिन हाँ, अगर अटेम्प्ट करना चाह रहे हो उस वाले केस में फैक्चुअल है तो ट्राई टू गो विद ए एंड बी। और उसमें भी क्या डिफिकल्टी लेवल तुमको दिख रहा है कि काफी ज्यादा हाई है, मीरा स्टार्स हम लोगों ने जनरली नहीं सुना हुआ है, तो क्या तुम उस वाले केस में डिफिकल्टी लेवल देख पा रहे हो? जो मैं कह रहा था ना कि एसएससी सीजल टाइप के बच्चों को क्या उनको पता होगा या नहीं पता होगा, उस वाले केस में ही कह रहा हूं कि अगर मीरा स्टार्स में जाके देखोगे तो ये जो है ना, इट कम्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑल द ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। तो इन दैट केस फैक्चुअल है, गो विद ए एंड बी। उसमें भी डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई है, मेरा स्टार हम लोगों ने नहीं सुना होता, पल्सार्स वगैरह सुना भी होता है, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। एग्जाम टाइम में मैं एक्चुअली में ए में ही जाता, तुम लोगों को पता है अगर मार्क्स वीडियोस देखी हुई है, तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बिटवीन ए एंड बी आई विल गो विद ए। और एक रीजन ये भी है कि द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द लॉन्गेस्ट वन, एज वेल एज इट लुक्स लाइक इट हैड कॉपी पेस्टेड समवेयर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और एनी जर्नल और एनी मैगजीन, एनीथिंग, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ क्वांटम डीकोहेरेंस। ठीक है, अगेन डबल कोट में है, सिंगल कोट में है, ठीक है, तो ये कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो वापस से, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है जो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, अभी आई थिंक कोई पहला क्वेश्चन आया था ना कि जैसे भारत जेन वाला आया था ना, तो उसमें हम जेन में जेन देख रहे थे ना कहीं, उसी तरीके से देखना कि क्वांटम डीकोहेरेंस से तुम क्या कोई वर्ड एसोसिएशन लगा सकते हो क्या, ठीक है। तो अब देखो, पहला है द लॉस ऑफ क्वांटम स्टेट ड्यू टू इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस हो रहा है, डीकोहेरेंस है, पॉसिबिलिटी है कि सही हो सकता है, ठीक है। अगला है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मल्टीपल क्यूबिट्स टू एनहांस कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, पता नहीं, बट ये सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ क्वांटम स्टेट्स अक्रॉस डिस्टेंट लोकेशन विदाउट फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ द पार्टिकल्स। ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम है कि तुम यहां से वहां फिजिकल पार्टिकल को ट्रांसमिट कर दे रहे हो, बट तब ये ट्रांसफर की बात कर रहा है। एबिलिटी ऑफ द क्वांटम सिस्टम टू एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली, मेरे हिसाब से आई थिंक ये कुछ और होता है, ये नहीं होता है। वैसे भी अगेन फैक्चुअल है, ठीक है, फिर से देखो, फैक्ट एकदम टिपिकल फैक्चुअल कैटेगरी में आ रहा है, बेस्ट डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ क्वांटम डीकोहेरेंस। अब वर्ड एसोसिएशन में अगर तुमको ध्यान से देखोगे ना, मैंने बोला था ना अगेन ये टफ क्वेश्चन में है, फैक्चुअल है, ए बी में जा सकता है, तो क्या ए और बी में तुमको कोई ऐसा स्टेटमेंट दिख रहा है जिसको तुम वर्ड एसोसिएशन लगा सकते हो क्या? तो ध्यान से देखोगे तो ये जो डी कोहेरेंस है ना, डी कोहेरेंस तुमको ही पता होगा, जैसे कपलिंग है, कपलिंग के आगे डी कपलिंग लग जा रहा है, ठीक है, रेगुलेशन के आगे डी रेगुलेशन आ जाता है, तो काइंड ऑफ समथिंग अपोजिट ऑफ समथिंग, तो लॉस ऑफ क्वांटम स्टेट दिख रहा है। इसी चीज को मैं कह रहा था कि इसमें तो क्या वर्ड एसोसिएशन लगा पा रहे हो, ये जो डी है ना, डी डी कोहेरेंस, दिस इज द लॉस ऑफ क्वांटम स्टेट, द लॉस ऑफ समथिंग, डी रेगुलेशन, डी रजिस्टर करना, डी रेगुलेट करना, समथिंग डीई लगा हुआ है, तो वर्ड एसोसिएशन से तुमको दिख जाएगा कि दिस इज द लॉस ऑफ समथिंग बिकॉज डी कोहेरेंस है, ठीक है। और वैसे भी ए और बी में फैक्चुअल है, थोड़ा सा टफ है, तो उस चीज से भी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ है तो ऊपर साइड में ही, ओके फाइन, लॉस वाली बात से तुम डी कोहेरेंस अगर पकड़ लोगे तो तुम आ जाएगा, ठीक है। अगला है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, इनके बारे में कुछ तो बोला हुआ है, दे आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द सोलर विंड विद द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर। अगेन कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट लग रहा है, काफी ज्यादा फैक्चुअल है, काफी और एक चीज और वैसे भी ज्योग्राफी का है, तो अनटिल यू डोंट नो अबाउट समथिंग तो उसमें ज्यादा रिस्क मत लेना, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे ना, दे आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द सोलर विंड विद द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर, ओके, दे आर फॉर्म्ड विद इन अर्थ टोपोस्फियर। अभी जो मैं कह रहा था ना कि इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ो, दे आर लोकेटेड विद इन अर्थ टोपोस्फियर। अब इस स्टेटमेंट को बनाने का एग्जामिनर का मेन पर्पस क्या
यार ऑडिबल है अभी, आ रही है, या फिर बीच में जो प्रॉब्लम आ गई थी, तो आई थिंक ऑडिबल है ना? शायद कुछ यस नेटवर्क सर। इशू था। आई एम रियली सॉरी। हाँ मैं ऑडिबल, एक बार कोई बता दो फटाफट। अच्छा, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये पता नहीं नेटवर्क वाला इशू है। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है ना, उसमें अगर तुम देखोगे तो उसमें दिख जाएगा तुम्हें कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो ही है जहां पे वो एक्चुअल में प्ले करने की कोशिश कर रहा है। दिस वन, ये वाला जो कह रहा था ना, दे आर लोकेटेड विद इन अर्थ ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये विद इन, ये जानबूझ के एग्जाम ने यहीं पर रखा हुआ है ट्रैप कि ये विद इन है या नहीं। तो बस इससे खेलना चाह रहा था। दे वांटेड टू प्ले विद द विद अर्थ ट्रोपोस्फियर के अंदर है या नहीं, इससे खेला था। तो द मोमेंट आई रेड दिस स्टेटमेंट, मुझे पता था कि यार ये स्टेटमेंट दे आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड्स, काफी कॉपी पेस्ट टाइप का स्टेटमेंट लग रहा है, सही होगा। दूसरा, दे आर लोकेटेड विद इन अर्थ, जबरदस्ती ये स्टेटमेंट इसने डाला, ये विद इन खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर यहीं पे ट्रैप करना चाह रहा, उससे ये गलत होगा। और यहां से आंसर ये आ जाएगा। नॉलेज नहीं है तो भी कह रहा हूं किस तरीके से अप्रोच करना है वो देख लो। ये कॉपी पेस्ट, ये विद इन लिखने की जरूरत क्या थी, क्या नीड थी एग्जामिनर को, अनटिल अनलेस यहाँ पे ट्रैप नहीं है। तो अगर पता है तो ही अटेम्प्ट करो, नहीं पता तो भी अटेम्प्ट करना है। उस केस में बता रहा हूँ इस तरीके से अप्रोच करो, अदरवाइज नहीं तो कोई जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब अगले वाले स्टेट पे अब आ जाते हैं फटाफट की। अब ये देखो, ये तो बहुत मेरे हिसाब से बहुत इजी था ना, सेवन समिट चैलेंज, सबको पता ही होगा ये सेवन समिट क्या होता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि कमिंग द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द ईच ऑफ द सेवन कंटिनेंट। नॉलेज और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों को पता ही होगा। ये सेवन समिट्स उसी की बात कर रहे होते हैं जो डिफरेंट कंटिनेंट्स में साथ होते हैं, तो टेंथ को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ कि इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रडार्स बी यूज, ठीक है। देखो अभी रिसेंटली ने यूपीएससी ने ये जो पीवाईक्यूज में तुमने ट्रेंड देखा होगा ना, इनका जो एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे किसी टेक्नोलॉजी के यूज की बात हो रही है ना, तो तुमने देखा होगा भी रिसेंटली एक ट्रेंड आ रहा है कि ऑल ऑफ द अबव जनरली होता है, बट कुछ केसेस में अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा ओपन एंडेड नहीं है तो ऑल माइनस वन की तरफ जा रहा है। पता होगा तुम लोगों ने देखा होगा भी, पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर होगा जो थोड़ा सा अटपटा अगर होगा तो वो गलत मार देना, ठीक है। जैसे कैन रडार यूज, ये पीवाईक्यू है, पता ही होगा लोगों को कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नार्कोटिक्स ऑन द पैसेंजर एट द एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ठीक है। ट्रैकिंग द माइग्रेशन एनिमल हो सकता है, ठीक। अब जिन्होंने पीवाईक्यू लगा उनको पता है कि आई थिंक यूपीएससी ने इसका आई थिंक रॉन्ग दिया हुआ था। तो ऑल माइनस वन की अगर पॉसिबिलिटी है तो मार दो, लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन की वजह से कभी भी कट ऑफ नहीं डिसाइड होगा। ये सब लोग अगर ऑल थ्री मारेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल वुड मार्क ऑल थ्री। अगर ये तुम्हारा गलत होता है, सबका गलत होगा, ये याद रखना। डोंट क्राई ओवर क्वेश्चन नंबर 11 की यार इसका तो आंसर ऑल थ्री होना चाहिए था, यूपीएससी ने इसका ऑल माइनस वन कर दिया हुआ है। डोंट वरी, ये ऐसा क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी मार्किंग ऑल थ्री। तो तुम खुद से करके देख लो कि अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा एक ऑप्शन ऐसा लग रहा है थोड़ा सा शायद ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा वियर्ड टाइप लग रहा है कि मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशन काफी ओपन एंडेड है, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ द एनिमल्स, ओके, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नार्कोटिक्स ऑन द पैसेंजर एट एयरक्राफ्ट और इन एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा स्पेसिफिक बताने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि ऑल माइनस वन में ये स्टेटमेंट ना हो। और आई थिंक हाँ, पहला वाला ही तो गलत है ना। और ये वैसे यूपीएससी वाले पूछ चुका हुआ है, बट डोंट वरी, इस वाले क्वेश्चन की वजह से कभी ये मत सोचना कि कट ऑफ ऊपर नीचे होगा। डोंट वरी, सबके गलत होने वाले हैं। वैसे भी 200 चाहिए नहीं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी में स्टैंडर्ड कैंडल्स क्या होते हैं। अब अगेन वर्ड एसोसिएशन, सिंगल सिंगल में, ठीक है। समटाइम्स सीन इन द न्यूज रेफर टू। अब अगर यूपीएससी में होता तो इसका आंसर ए और बी की तरफ में ही जाता, बाकी पढ़ लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड कैंडल्स, incredibly bright and distant points of light in the galaxy powered by the supermassive black holes, काफी ज्यादा स्पेसिफिक बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, पहला स्टेटमेंट पढ़ के तुमको दिख जाएगा कि ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट टाइप का नहीं है। इट इज समथिंग लाइक कि इन्होंने बता खुद से मतलब बनाने की कोशिश करी है। इनक्रेडिबली ब्राइट डिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइट इन द गैलेक्सी पावर्ड बाय द सुपरमैसिव ब्लैक होल, पता नहीं हो भी सकता नहीं हो सकता, पता नहीं। रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स दैट इमिट एक्सरे एंड रेडियो वेव्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स, अब पता नहीं हो भी सकता है। जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस इन विच स्टार्स आर ब्राउन, पता नहीं हो सकता है।
object in the space with known luminosity that can be used to estimate the distance from those objects to the earth. स्टैंडर्ड कैंडल। अब अगर स्टैंडर्ड कैंडल देखोगे तो कई लोगों ने मेरे मैसेज किया हुआ था, उनको समझ में आ रहा था कि स्टैंडर्ड कैंडल, अगर कैंडल देखोगे ना तो कैंडल काइंड ऑफ पॉइंटिंग होता है। स्टैंडर्ड कैंडल से हम लोग जनरली डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करते हैं, उसके शैडो और उसके थ्रू में, पता ही होगा। कैंडल या फिर कोई भी स्टैंडर्ड मेजर लेके उससे हम डिस्टेंस देखते हैं, ये एंगल देख के कि कितना डिस्टेंस पर है। तो स्टैंडर्ड कैंडल का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड में अगर चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो शायद शायद आई एम सेइंग नॉट इन 100% ऑफ द केसेस, बट दो लोगों ने मेरे को मैसेज किया हुआ है कि दे वर एबल टू डिकोड दिस, कि ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस विद नोन ल्यूमिनोसिटी दैट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम ये, ठीक है ना। तो नॉन ल्यूमिनोसिटी स्टैंडर्ड कैंडल डिस्टेंस यूज करने की, मतलब फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। तो वहां से वर्ड एसोसिएशन से डील लगा सकते हो। बट या अगेन इस वाले क्वेश्चन को वापस से काफी लोग ए और बी में भी जा सकते हैं, बट डोंट वरी, अगर ये गलत होता है तो होने दो। बट हाँ, अगर तुमने ये कैच कर लिया ना, स्टैंडर्ड कैंडल में क्या स्टैंडर्ड क्या है, नो ल्यूमिनोसिटी दैट वुड बी स्टैंडर्ड, कैंडल्स आर जनरली यूज्ड टू एस्टिमेट द डिस्टेंस इन जनरल, वहां से तुम ये डी फाइंड कर सकते हो। बट या इट वाज अ टफ क्वेश्चन डेफिनेटली, जरूरी नहीं कि तुम्हारा सही हो, बट या दैट वाज काइंड ऑफ अप्रोच की जो तुम फॉलो कर सकते थे। अब ये वाला जो क्वेश्चन था टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट किलोनोवा, ठीक है, और इसके अगले वाले में इन्होंने ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे ही सिमिलर साउंडिंग है ना किलोनोवा के अलावा, आई थिंक ये सुपरनोवा या। तो जो हम लोग, अगर देखो तुमको पता है तो अटेम्प्ट कर लो, नहीं पता तो ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने बोला हुआ था ना कि यहाँ पे ये, यहाँ पे किलोनोवा है, वहां पे सुपरनोवा है, दोनों सिमिलर साउंडिंग है, उन दोनों में से तुम एक उठा लो, ठीक है। तो किलोनोवा या तो सुपरनोवा, वहां से एक आएगा, ठीक है। इन दोनों में से, इसमें और उसमें, इन दोनों में से एक एक ले लो। और जो पहला वाला है या फिर हो सकता है आपस में एक्सचेंज हो, वो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि दैट कैन बी एक्सचेंज, ठीक है ना। किलोनोवा सुपरनोवा दोनों में से एक जा सकता है। टाइडल डिस्प्लेसमेंट इवेंट अकर्स व्हेन अ पासिंग स्टार्स गेट टू क्लोज टू अ ब्लैक होल। जिनको नॉलेज से पता है उनको पता है कि हाँ पहला वाला सही है। अगर नहीं पता, उस वाले केस में बता रहा हूँ उनको किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। चुपचाप या तो, मतलब अगर मारना ही है ना, फाइनली अगर मारना है तो इन दोनों में से मारना, ओनली वन या ओनली टू में, तीनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि किलोनोवा सुपरनोवा सिमिलर साउंडिंग है, तो इन दोनों में से या तो एक जाएगा या फिर इन दोनों को इसने आपस में स्वैप कर दिया होगा। देखा होगा तुमने आजकल ये जो करेक्टली मैच्ड वाले क्वेश्चन है ना, ये 1 2 3 जितने बनाते हैं, इसमें तुमने ये देखा होगा कि कोई ना कोई दो ऑप्शंस आपस में एक्सचेंज रहते हैं, ठीक है। उस वाले केस में अभी आई थिंक 2022 से ऐसे जो स्टेटमेंट वाले ऐसे मैचिंग वाले स्टार्ट हुए हैं ना, उसमें जनरली दो स्टेटमेंट आपस में ये प्लेसेस इन न्यूज से लेके ऐसे जो टर्म्स वाले होते हैं ना, आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। तो वहां से करोगे तो वन ओनली मार लोगे, ठीक है। या फिर नहीं तो तुम्हें लगेगा इन दोनों में से शायद एक होगा, तो उस वाले केस में टू कर दोगे। लेकिन हाँ, आई आई बिलीव कि ये तो किसी ने नहीं मारा होगा, ऑल थ्री नन तो नहीं मारा होगा, आंसर इन दोनों में से एक है। और रियलिटी वही थी कि इसमें किलोनोवा सुपरनोवा के उन्होंने एक्सचेंज किया हुआ था। पहला वाला स्टेटमेंट सही था, वो मेरे को नॉलेज से पता था इसलिए मैंने मार दिया कि हाँ, मेरे को एक्चुअली पहले वाले नॉलेज से पता था कि यार ये टाइटल डिस्पर्सल इवेंट ये यही होता है जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये सही बताया हुआ है। आई न्यू कि हाँ, ये मतलब इतनी मूवीज देखी हुई है, मुझे पता है कि हाँ ये पहला सही है। किलोनोवा सुपरनोवा में मेरे को अंदर से फील आ गई थी कि पक्का इन्होंने एक्सचेंज ही किया होगा, सिमिलर साउंडिंग है, दे माइट हैव एक्सचेंज्ड। तो वहां से ओनली वन मारा, बट ठीक है, अगर ये दोनों भी तुम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, दैट वाज द अप्रोच जो कि लगा सकते थे। अब ये देख लो फटाफट कि वेरी लो अर्थ ऑर्बिट है। इसमें अगर तुमको पता होगा ना कि लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है जो कि 450 के आसपास होता है। तो जो वेरी लो वाला होगा ऑब्वियस सी बात है, उससे नीचे की तरफ में होगा। तो पहला वाला से ये दे आर द ऑर्बिटल रेडियस बिलो द इंटरनेशनल स्पेस स्पेसिफिक, ठीक है, ओके फाइन। दूसरा है कि सैटेलाइट्स इन द वीलियो बीएल डू नॉट नीड प्रोपल्सन सिस्टम एज दे एक्सपीरियंस। क्या बात कर रहे हो, अगर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना यार, उसको भी प्रोपल्सन सिस्टम की नीड होती है, तो उससे नीचे वाले में तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोपल्सन सिस्टम ना नीड हो। तो दूसरा गलत हो जाएगा। और दूसरा ऐसे ही गलत होते ही वहां से तुम्हारा आंसर वन ओनली मेरे हिसाब से आ जाएगा, इसका वन ही था। और ये अगर मेरे हिसाब से आंसर देखोगे तो वहीं से आ जाएगा, हाँ वन ओनली, सीधे मतलब इजी था। अगर तुम लोग जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा कि ये देख लिया होगा तुमने, एक कहा गया हाँ ये है ना कि
पहला वाला सही है स्टेटमेंट, ओके राइट है। और दूसरे वाले में इन्होंने बोला है कि दे डू नॉट नीड प्रोपोजल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस वाले रेंज में, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी लगेगी। दूसरा गलत करते ही आंसर वहां से वन ओनली आ जाएगा इजिली, तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। और अगला क्या है कि अब ये क्वेश्चन है ना, सोडियम आयन बैटरीज और लिथियम बैटरीज, बाय द वे इसमें यूपीएससी बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ये बैटरी और इनसे बहुत ज्यादा पता नहीं क्या प्यार हो रखा है, बट या दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो ये है ना कि सोडियम आयन बैटरीज आर जनरली चीपर कंपेयर टू द लिथियम आयन बैटरीज। बाय द वे ये पता है, मतलब यही एक चीज है जिसकी वजह से एक्चुअली सोडियम आयन बैटरी, मतलब बाय द वे क्वेश्चन ऑफ 15 नॉलेज से ही करोगे, ठीक है। ठीक। और इसमें अगर तुम देखोगे तो जो स्टेटमेंट तुम कैच कर सकते हो वो थर्ड है, अनलाइक लिथियम बैटरी सोडियम बैटरीज कैन नॉट बी यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या बात करो, एक बंदे ने भी अगर यूज कर लिया एक्सट्रीम है, काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। तीसरा कट कर दो, तीसरा कट करते ही 2 3 4 1 3 4 ये कट हो गया। 1 and 2 एंड 1 and 4 में यू हैव टू चूज बिटवीन 2 and 4, ठीक है। यू हैव टू चूज बिटवीन 2 and 4, पहला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 and 4 रीड कर लो। 2 क्या है, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सोडियम आयन बैटरी इज हायर कंपेयर टू द लिथियम आयन बैटरीज। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक्चुअली में हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, यू डोंट नो, 50-50 चांसेस है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लो कि सोडियम आयन बैटरीज आर जनरली चीपर कंपेयर टू, जनरली चीपर, काफी। तो मैं वही कह रहा हूं, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन 2 and 4, वापस रिवाइज कर दे रहा हूं। तीसरा स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, कट किया, कट करते ये कट हो गया, ये कट हो गया। 1 and 2 1 and 4 में यू हैव टू नाउ चूज बिटवीन 2 and 4 स्टेटमेंट, बिकॉज वन दोनों में कॉमन है। 2 and 4 में अगर देखोगे तो ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, हायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जो चौथा स्टेटमेंट है जनरली चीपर, काफी ओपन एंडेड की तरफ में है। ये जो वर्ड यूज किया ना, जनरली चीपर, जनरली चीपर, काफी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। तो यू विल चूज बिटवीन 2 and 4, यू विल चूज 4 एंड यू वुड मार्क द ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है ना। ठीक है। तो अगला फिर देखते हैं फटाफट कि क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। हाँ, सहफ पोर्टल, ठीक। अब ये देखो, सहफ पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सहफ पोर्टल है, पहला वाला क्या है, ये कोई डिजिटल पोर्टल की बात कर रहा है, ये कोई डेडिकेटेड पोर्टल की बात कर रहा है, ये कोई शेयरिंग हब की बात कर रहा है, डेटा शेयरिंग हब, ये कोई मार्केट प्लेस की बात कर रहा है कि करेक्टिंग ट्रेडिशनल। अगर पढ़ोगे तो जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि चौथा स्टेटमेंट काफी ज्यादा एक्सट्रीम और वेग है कि एआई ड्रिवन मार्केट प्लेस हो जाता है जो फिशर फोक को करेक्ट कर देता है। क्या बात करो, कुछ ज्यादा ही इंडिया नहीं आगे चला गया, ये तो गलत हो जाएगा। ये रीजनल डेटा शेयरिंग हब ऑफ द बिम्स्टेक नेशन, फिर अगेन ये शेयरिंग हब है। भाई हमें पोर्टल फाइंड करना है, वी हैव टू लुक एट द पोर्टल। पोर्टल कहां पर है, देखो ना, पोर्टल कहां पे है, पोर्टल यहाँ पे है, पोर्टल यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों से चेक कर लो। एक है कि रियल टाइम डिजिटल पोर्टल फैसिलिटेटिंग, कितना पॉजिटिव वर्ड है, फैसिलिटेटिंग access to the oceanic related data and promoting positive statement, evidence driven ocean governance। oh my goodness, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मार दो। a dedicated portal for the auctioning and licensing of the offshore wind energy blocks in the EEZ। बहुत ज्यादा हाईटेक बात कर रहा है कि EEZ में ऑक्शनिंग और लाइसेंसिंग की, मतलब बिटवीन ए एंड बी, समझ रहे होगे कि पोर्टल यहाँ है, पोर्टल यहाँ है, ये ज्यादा है, फैसिलिटेटिंग की बात कर रहा है, प्रमोट की बात कर रहा है। तो यू विल चूज ऑब्वियसली ए ओवर बी, एंड रीजन इज ऑब्वियस। जो मैंने मेरे हिसाब से, अगर किसी को डाउट हो तो बात बोल देना, लेकिन ए और बी में तुम्हें अगर चूज करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी एक्सट्रीम। ये तो ऑक्शन कर रहे हो, लाइसेंस कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, एविडेंस ड्रिवन ओशन गवर्नेंस, कितनी पॉजिटिव बात है यार। मारो ना, ऑप्शन ए मारो, ठीक है। अगला है कि सी डॉट की बात कर रहे हैं, सी डॉट सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज यूजफुल फॉर द डिसमिनेटिंग इमरजेंसी अलर्ट सच एज, कितनी पॉजिटिव बात है, ओके। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम अलायंस विद इंडिया कमिटमेंट टुवर्ड्स, ओके। अब गोल 11 है, हो सकता है यार, तो मैं तो दोनों को मार दूंगा, ठीक है ना। देखो आंसर सी है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों में कुछ दिक्कत नहीं है। अगला है, with respect to the charge coupled devices consider the following statement, they are used in the barcode scanners and distance cameras to convert optical images into electrical signal, okay। अगेन देखो किसे कॉपी पेस्ट दिख रहा है, कितना कॉपी पेस्ट अपना स्टेटमेंट है, ओके फाइन। Unlike many smartphone sensors that scan line by line, CCTV generally capture the whole frame at once। हो सकता है, नहीं हो सकता, पता नहीं, हो सकता है, मतलब ये इस टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है कि इसमें ना एक्चुअली में ऐसा होता है, तो हो सकता है, पता नहीं। They are characterized by the higher power consumption and the slower data processing as compared to CMOS complementary sensor। अब एच वही था कि थर्ड वाले स्टेटमेंट में यू कैन मार्केट एज इनकरेक्ट कि यार इसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा है, स्लोअर डेटा प्रोसेस है, तो ये कैसे सही हो सकता है।
तो इन दैट केस यू माइट हैव गॉन टू 1-2, बट वही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का क्वेश्चन है, तो दे हैड गिवन 1-2-3, बट इन यूपीएससी, अगेन आई एम सेइंग, इन यूपीएससी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा होता, तो अगर ये ऐसा अटपटा सा स्टेटमेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनरली उसका आंसर ये गलत होता। इन्होंने क्वेश्चन में तो 1-2-3 दिया हुआ है, बट यूपीएससी में इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते। ये अगर पीवाईक्यूज देखो तुमको ये ट्रेंड दिख जाएगा, यूपीएससी जनरली तीनों स्टेटमेंट नहीं देता है सही। बहुत रेयर केसेस में होगा कि ऑल द स्टेटमेंट्स ये 1-2-3 1-2-3 2-3 वाले वाले ऑप्शंस में ना, जनरली एक ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो खेल रहा होता है। तो इन यूपीएससी आई वुड हैव मार्क्ड 1-2, नो प्रॉब्लम। कोचिंग वालों ने 1-2-3 दिया है, इट्स ओके फाइन, डोंट लाइक डोंट वरी अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। ये बस ये बता रहा था कि एग्जामिनेशन में अगर यूपीएससी में होता, तो आई वुड हैव मार्क्ड 1-2-3 की जगह पे 1-2, ठीक है ना। ये बहुत इजी था वैसे, सब लोगों ने कर लिया होगा, एजेंटिक एआई, है ना। ये मेरे हिसाब से इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। एजेंटिक एआई होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, एनीवेज, अब भाई जब इसका सॉल्यूशन अगर देख लेना, तो यार ये प्लीज बाकी एआई की भी देख लेना कि ये रिएक्टिव आई क्या होता है, प्रेडिक्टिव आई क्या होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे पता ही होगा, बट तब भी देख लेना। अगला, विद रिसर्च ऑफ जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कौन सा फॉलोइंग केमिकल एजेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन आर यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग, ठीक है, ऑल द 4 मार दो। क्लाउड सीडिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी है यार, एक कोई प्लेन गया जिसमें आयोडाइड आयोडाइड, मतलब जनरली या तो ऑल होगा या तो ऑल -1 होगा, आंसर इन तीनों में ही होगा, मतलब इन दोनों में ही होगा, या तो ओनली 3 होगा या तो ऑल 4 होगा। तो आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड तो ठीक है, वैसे आयोडाइड भी है, सॉलिड CO2 हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। अगेन साइंस एंड का क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी है कि सारे यूज किए जा सकते हो, तो उस वाले केस में तुम ऑल मार दोगे। बट हाँ, ये आई थिंक यूपीएससी ने 2-3 बार इसमें क्लाउड सीडिंग का क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है, तो देख लेना कि एग्जैक्टली कौन कौन से यूज होते हैं। बट हाँ, इसमें ऑल द 4 मार सकते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल ही था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। ये आई थिंक ये भी पीवाईक्यू है, पता ही होगा इसके बारे में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास के बारे में, ठीक है ना। सास बेस कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस, पॉजिटिव। सास यूजर कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू मोनोलाइजेशन, पॉजिटिव। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये, मेरे हिसाब से लोगों को पता होगा। इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, कि जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है, मतलब तुम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जीमेल है, ठीक है, तो जीमेल को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहा जाता है। एंड पहला दूसरा स्टूडेंट पढ़ोगे तो तुमको पता ही है, जीमेल को तुम अपना कस्टमाइज भी कर सकते हो, मोबाइल से यूज भी कर सकते हो, ठीक है, 1-2-3 कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चन था यार इस वाले में। अब ये देख लो फटाफट, जो यही क्वेश्चन है जिसमें ट्रैप है, जो मैं एक्चुअली में डिकोर्स के थ्रू डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन की बात कर रहा था। यूविन पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज, अगेन देखते हैं, ठीक है ना। यूविन पोर्टल ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड रिकॉर्ड। ये क्या है, नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस। ये क्या है, डिजिटल पोर्टल फॉर इंश्योरिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर। अब देखो, यहाँ पे पोर्टल है, यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये डिजिटल सिस्टम है, ये भी पॉसिबल है। ये टेलीमेडिसिन सर्विस कुछ ज्यादा अजीब हो गया मेरे साथ, ये तो नहीं होना चाहिए, टेलीमेडिसिन सर्विस के लिए नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं डिकोड ये बताना चाह रहा था, तुमको क्या लगता है कि ये अगर किसी ने एक्रोनिम दिया है ना, यू विन, तो यार तुमने भी देखा होगा, जैसे कोविन वाला पोर्टल था, ठीक है ना। जो ऐसे एक्रोनिम बनाए जाते हैं, मोदी जी या फिर कोई भी ऐसे पोर्टल का एक्रोनिम बनाते हैं ना, यू विन, तुमको भी पता है कि ये तब होता है जब यू का मतलब कुछ होगा, डब्ल्यू का मतलब कुछ होगा, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, ठीक है। तो नाउ योर प्राइम गोल इन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज टू डिकोड, कैन यू फाइंड दैट पर्टिकुलर यू डब्ल्यू आई एन, क्या क्या डिकोड कर पा रहे हो। अगर डिकोड करोगे तो उसमें दिख जाएगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल वैक्सीनेशन सर्विस अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है ना, वो है यूनिवर्सल का यू, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ये जो वैक्सीनेशन सर्विस का ये डिजिटलाइजेशन है ना, तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो यू है ना, यू ये है जो कि बेसिकली यूविन पोर्टल का जो एक्रोनिम का जो फर्स्ट वर्ड है ना, मतलब क्या तुम इसको रिलेट कर पा रहे हो कि ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो यूआईपी है, उसका यू आ रहा है, ठीक है ना। और अगर कि देखो तो सी ऑप्शन में भी ना, टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ इंडिया टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज,
ये भी हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, ये इम्यूनाइजेशन ये भी काइंड ऑफ हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर तो ए और सी में से ही होने वाला है, बिकॉज दे बोथ आर काइंड ऑफ इन सेम बोट, दोनों में हेल्थ हेल्थ की बातें हो रही हैं। लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मैं कह सकते हो सर इसका भी तो यू और यू यहाँ पर है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये टेलीमेडिसिन सर्विस की बात कर रहा है, ठीक है, सर्विस की बात कर रहा है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल की बात कर रहा है, तो उस वाले केस में ए, और वैसे भी फैक्चुअल है तो कोशिश करो कि ए और बी में रहना, और उसमें अगर तुम ये डिकोड कर पा रहे हो कि यूनिवर्सल का यू जो है ना वो यूबिन का यू है यहां से, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, ये डिजिटल पोर्टल, तो आंसर ए में ही जाएगा। और तुम देखोगे तो यार ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, बाय द वे, पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ के देख लोगे तो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए क्लियरेंस सिस्टम चालू कर दिया, इतना तो अभी स्टार्टअप खुले नहीं है इंडिया में, ले दे के 2-3 स्टार्टअप होंगे ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना, और उनके लिए तुम ऐसा तो डोंट वरी। ए और सी की थीम दोनों की हेल्थ की थी, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का जो यू है ना वो यहाँ पर कैच कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे फटाफट आ जाते हैं कि कहाँ गया, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये ना गगनयान, ठीक है। अब गगनयान प्रोग्राम के बारे में बात करोगे तो देखोगे तो इट्स ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव बात है, ठीक है। ह्यूमन रेटेड LVM-3 थ्री स्टेज लॉन्च व्हीकल विल बी यूटिलाइज फॉर द, अगेन थ्री है, थ्री स्टेज पता है, सही है ना। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला एंड द ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, द टू ऑफ द स्नोर्स डेजिग्नेटेड फॉर द मिशन वर पार्ट ऑफ द एग्जाम 4 मिशन टू द इंटर स्पेस स्टेशन। अब हो भी सकता है नहीं हो सकता पता नहीं, बट इन्होंने आंसर 1 2 3 वो दिया हुआ है। मैं ये कह रहा हूं अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा होता तो मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि पहला वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पक्का सही मारोगे, दूसरा वाला नॉलेज से पता है, तीसरे वाले स्टेटमेंट में मैं यूपीएससी में कोशिश करता कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 1 2 3 आई वुड हैव गॉन विद 1 2 इंस्टेड ऑफ 1 2 3। जिनको नॉलेज से पता है वो मार देंगे, डेफिनेटली मार देंगे, बट आई एम जस्ट demonstrating in real यूपीएससी एग्जामिनेशन you would have chosen 1 2 और 1 2 3, और उसमें कोई इशू नहीं होता, वो भी ओके होता, डोंट वरी। बट हाँ, जनरली जो इतने सारे फैक्चुअल होते हैं तो यूपीएससी ऑल देने की कोशिश नहीं करता है, कोचिंग वाले हैं, बस बार बार कह रहा हूँ कोचिंग वालों पे मत जाओ, कोचिंग वालों ने दे दिया है, नॉलेज ले लो, अच्छी बात है, ओके। बट हाँ, यूपीएससी में अगर होता तो तुम्हें डाउट करना चाहिए था कि यार तीनों तो नहीं सही हो सकते, क्या इसमें कोई एक स्टेटमेंट में गलत कर सकता हूँ क्या। until unless you are not very sure, don't go with all 1 2 3, ठीक है। अब फोटोनिक चिप्स के बारे में देख लेते हैं, दे यूज लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोसेस ट्रांसमिट डेटा, तो फोटोन का मतलब यही होता है, ओके, बोलो ओके सर। दे ऑफर हायर स्पीड वाइल कंज्यूमिंग सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी कंपेयर टू, कितनी पॉजिटिव बात लिखी है, ठीक है, ओके फाइन, बोथ 1 and 2। अब खिजाड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करी है, न्यूज़पेपर फॉलो किया, उनको पता है कि ये खिजाड़ी है तो देखो है तो तमिलनाडु में, है ना, नॉलेज से पता होगा डिसीजन तमिलनाडु, तमिलनाडु में है तो भीमा तो नहीं हो सकता, है ना, और पेरियर भी नहीं हो सकता, और अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ए और बी की तरफ जाएगा, तामिरापाणी मुझे ये नहीं पता, बट या भीमा नहीं होगा एंड पेरियर नहीं होगा, ये नॉलेज से लगा सकते हो कि तमिलनाडु में ये इनके चांसेस कम है, तो ए और डी में अगेन फैक्चुअल है। तो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन प्लीज गो विद ए और बी रादर देन सी और डी अंटिल यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट। एंड अगेन ये जो मैं डिकोड बात कर चुका हूँ 70% ऑफ द टाइम सही होंगे, 20-30% टाइम गलत होंगे, होने दो, या तो तुम वो क्वेश्चन लीव कर दो, अटेम्प्ट ही मत करो कि ठीक है मेरे को अटेम्प्ट ही नहीं करना, लेकिन अगर अटेम्प्ट करना है, और मैं जो हमेशा कहता हूँ कि यार सारा का सारा गेम ना यूपीएससी प्रीलिम्स प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, तो तुम ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लग जाओगे तो बहुत छोड़ दोगे। तो अगेन खिजाड़ी तमिलनाडु में, भीमा तो नहीं होगा, पेरियर नहीं हो सकता, ठीक है, आंसर ए और डी में होगा। ए और बी में मैं जनरली सर ने बोला हुआ है कि फैक्चुअल वाले में अगर नहीं पता है तो प्लीज उस साइड में चले जाओ, तो आई विल गो विद ए इंस्टेड ऑफ डी, that was my approach, and you can definitely choose any other, but yeah, that was my approach. How many of them are considered part of the deep web, जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्होंने सबने सही मारा होगा मेरे हिसाब से। अब डीप वेब का मतलब ये कि थोड़ा सा डीप जाके तुमको चीजें सर्च करनी पड़ती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स में तुमको ऐसा तो नहीं होता सब चीजें सामने होती हैं, करते हो सर्च, है ना। प्राइवेट ईमेल अकाउंट ऑब्वियस बात है डीप नहीं होगा। कंटेंट ऑन विकिपीडिया, यार ये तो ओपन है ना, मतलब सबके लिए ओपन है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेडिकल डेटा, अगेन पासवर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि चारों नहीं होंगे, 3 होगा, मतलब इजी था, आई थिंक अधिकतर लोगों ने इसको
विकिपीडिया वाले को पकड़ लिया होगा कि विकिपीडिया नहीं होगा, है ना, तो उसमें से एक को कट कर दोगे तो ये ओनली 3 आ जाएगा उसमें से। और आई थिंक वही है क्या, हाँ देखो ना वही है, विकिपीडिया तो पार्ट ऑफ द सरफेस वेब है, वो तो हर कोई उसको मतलब एक्सेस कर लेता है। नेशनल स्पेस डे, आई थिंक मेरे हिसाब से नॉलेज से लोगों को पता है कि दिस इज द चंद्रयान 3 मून साउथ पोल की वजह से हमने नेशनल स्पेस डे रखा हुआ था। जिनको नहीं भी पता है वही सोच लो कि यार सक्सेसफुल लॉन्च है, ये लैंडिंग है, ठीक है ना, इंसर्शन है, राकेश शर्मा है, तो राकेश शर्मा वाला तो नहीं होगा आई थिंक अभी रिसेंटली। देखो ना, इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया ऑन August 23 कॉमेमोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। तो अब रिसेंट में जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो चंद्रयान 3 का जो मून के साउथ पोल में हमने अचीव किया हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज इंडिया इज काइंड ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने ये अचीवमेंट किया हुआ है। उससे भी तुम मार सकते हो, बाकी ये नॉलेज से लोगों को पता ही होता है कि दिस इज द चंद्रयान 3 वाली जो लैंडिंग है ना, वो मून के साउथ वाली वो है, ठीक है। अगला है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। अब डिजिटल ट्विन की बात कर रहा है, रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अगला है कि इसमें ऑप्शन देखोगे तो स्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डाटाबेस फॉर स्टोरिंग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। इसमें तुमका क्या ट्विन दिख रहा है क्या? ट्विन मुझे तो नहीं दिख रहा, मतलब देखो ट्विन तो नहीं दिखेगा। टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन डिजिटल क्लोन्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अब डिजिटल डिजिटल क्लोन्स हो सकता है पॉसिबल हो, ठीक है। टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस ऑफ डिजिटल आइडेंटिटीज फॉर द सीमलेस डिलीवरी ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स, ठीक। अब इसमें ट्विन क्या है? ट्विन तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। टू लेवरेज पॉजिटिव अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम, अगेन पॉजिटिव, ठीक है। फॉर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, अगेन पॉजिटिव, एंड स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट यूजिंग एंड स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट, तो क्या क्या है दिखा? तो मेरे हिसाब से तुम लोग को ट्विन, इसमें ट्विन दिख गया होगा। अब इसमें ट्विन दिख गया होगा, जस्ट अ सेकंड। ये जो ट्विन है, एक तो क्या है, कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम पॉजिटिव फॉर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, एंड दिस इज द ट्विन स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट, ये दूसरा है, ठीक है। तो दिस इज द डिजिटल ट्विन इंस्टीट्यूट। ट्विन वन, वन वन इज इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड ट्विन सेकंड इज स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट। ये दो चीजें करनी है जो रियल टाइम डेटा एंड एआई, वहां से तुम ऑप्शन डी मार्क लोगे, दिख जाएगा कि हाँ ठीक है, और वहां से ऑप्शन डी दिख जाएगा। लेकिन हाँ डेफिनेटली इजी क्वेश्चन नहीं था, मैं मानता हूँ कि टफ है, लेकिन तुम्हें जो फोकस करना था वो ट्विन पे करना था कि क्या तुम क्या ट्विन जो दो चीजें हैं उनको क्या कैच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो ये ट्विन वाला था जहां पे ये था, एंड एक ये एक ये, दिस वाज द ट्विन आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। बिजनेस टू द नॉन फंडल टोकन, ये वैसे पीवाईक्यू है, देख लो इजी है। एनएफटी के बारे में, दे इनेबल द डिजिटल, इनेबल पॉजिटिव, ओके। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन द ब्लॉकचेन, ओके फाइन, ये सही ये सही। तो 1 2 या 1 2 3, ठीक है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ द कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, अगेन एंड देयरफॉर, ठीक है, मेड अप स्टेटमेंट है। और जिनको नॉलेज से पता होगा कि ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन की तरह यूज नहीं होते, ऐसा होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको वैलिड कर दिया होता। ऐसा कुछ नहीं है कि एनएफटी वगैरह कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन की तरह यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये लीगल नहीं है इंडिया में अभी तक मेरे हिसाब से। तो वहां से तुम इसको कट करोगे। अगर जो भी मैं कह रहा था ना कि तीनों स्टेटमेंट सही जनरली नहीं होते हैं, अगर तुम किसी को कट करना चाहोगे तो देखोगे कि 1 और 2 बहुत ओपन एंडेड है, इजिली मार दोगे। तीसरे में अगर तुम डाउट करोगे बिकॉज देयर फोर कैन बी यूज, काफी ज्यादा मेड अप स्टेटमेंट है, तो वहां से तुम डेफिनेटली मार दोगे। और नॉलेज से भी करोगे तो पता ही होगा कि दे आर नॉट यूज द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, वहां से 1 and 2 कर लोगे, ठीक है ना। अगला है द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट इज रिलीज रिसेंटली बाय वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट। इजी है। वर्ल्ड देखो, इसमें तुम सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कट कर दो बिकॉज ये दोनों हम लोग पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और डी में ही होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल प्रोटेक्शन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ से कर दोगे तो वहां से भी तुम ए मार दोगे। और एक बात बताओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल, यार कब से ऑर्गेनाइजेशन बन गई एनिमल प्रोटेक्शन की? यहाँ पे इंडिया में जो पेटा पेटा जैसे जो एनजीओ होते हैं ना, उनको तो गवर्नमेंट इनको मार मार के भगाती रहती है, लेकिन जनरली जो पेटा जैसे होती हैं, एनजीओ होती हैं, सिविल सोसाइटीज होती हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब से बन गया एनिमल प्रोटेक्शन का? कुछ ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है। पेटा जैसे तो एनजीओ होते हैं, तो उससे भी ए कर लोगे, इजी था मेरे हिसाब से, सब लोगों ने मारा ही होगा, ठीक है।
तो ये हो गया 30। अब रुको 31 पे आ जाते हैं। 31 मेरे हिसाब से ये भी अगेन काफी इजी था। वेब 3.0 इनेबल्स, ओके, देयर कैन बी ब्लॉकचेन, ओके, इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन कॉर्पोरेशन, ओके, ठीक है, सारी सारी पॉजिटिव चीजें। 31 बहुत इजी था। अगला है कि हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन ऑब्जेक्टिव्स आर स्टडीइंग द मिशन ऑफ द एक्सरे, ठीक है। अब बहुत स्पेसिफिक है कि कौन कौन से स्पेस मिशन है जिनको ऑब्जेक्टिव है एक्सरे इमिशंस को रीड करना। तो ऑब्वियस सी बात है तीनों नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। इनके प्राइम ऑब्जेक्टिव तीनों, अगर तुम नॉलेज से जाओगे तो भी तुमको पता होगा कि नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रेडार जो है उसका काम एक्सरे वाला नहीं है। जो अपर्चर रेडार आई थिंक ये अर्थ के अंदर ही काम करे, तो वहां से तुम ओनली टू मारोगे, पहला वाला कट कर दोगे। तो ये मेरे हिसाब से नॉलेज से भी तुमको पता होगा कि निसार तो नहीं है, और नहीं भी है तो भी समझ लो कि जब मिशन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, काफी स्पेसिफिक बात कर रहा है, तो ऑल तो नहीं होगा। तो प्लीज ऑल द थ्री तो कट कर दो। और एक्सपोसेट और एस्ट्रोसेट में बाकी अगर ओनली वन ओनली टू में जाओगे तो अगेन थ्री वाले में सेफ साइड में तो ओनली टू में चले जाओ, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और आई थिंक इसका आंसर भी वही था ना, हाँ पहला वाला इनकरेक्ट है। जो निसार है वो ये सब काम नहीं करता, ये ओसिन और ये सब चीजें करता है। बाकी जो है एक्सपोसेट एक्सरे पोलोरीमीटर है, ठीक है, एस्ट्रोसेट है वो भी एक्सरे और ये सब चीजों पे करता है। तो नॉलेज से भी मतलब कर लोगे, वो इजी था। क्वेश्चन नंबर 33 में जाओगे तो विथ रिस्पेक्ट टू द एंटी मैटर, अगेन मैटर है, मैटर में कुछ एंटी मैटर है। प्रेजेंटली प्रेजेंटली इन द यूनिवर्स देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर। इक्वल अमाउंट कैसे बात कर रहे हो, मतलब 50-50 कैसे हो सकता है? 49-51 भी तो हो सकता है ना, 40-60 भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली इक्वल मैटर एंटी मैटर कैसे हो जाएगा, है ना? मतलब हो सकता है अभी हो कल ना हो, क्या पता। तो पहला वाला तो गलत है। इट डज नॉट हैव एनी मास, अगेन वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। और वैसे भी कोई चीज अगर मैटर है उसका अपोजिट एंटी मैटर है, तो मैटर का अपोजिट एंटी मैटर का मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो मैटर के अगेंस्ट में जाती होंगी। तो मास, मैटर में तो मास होता है, तो एंटी मैटर में थोड़ा बहुत तो मास हो सकता है ना, 0.01% कुछ भी हो सकता है यार। दिस इज वेरी एक्सट्रीम बाय द वे, तो वहां से तुम मतलब कर लोगे। इट डज नॉट हैव एनी मास, काफी एक्सट्रीम है। और ये इक्वल अमाउंट काफी ज्यादा स्पेसिफिक दे रहा है, 50-50, जो कि गलत है। मतलब दोनों दिख रहा होगा, इतना अटपटा नहीं है। बट ठीक है, अगर ये गलत भी हो रहा है तो एक लिए टेंशन मत लो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बट हाँ मेरे को तो मतलब दिख रहा था कि यार नहीं पॉसिबल है। एनीवेज जो डिस्कस करना था वो देख लेते हैं। कि ये कह रहा था मैं, ये जो है ना वर्गो कगरा जीईओ 600, यूपीएससी भी पहले ही क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें जो मैं डिस्कशन करना चाह रहा था वो ये था कि एक चीज अपने कॉमन सेंस से ना, जितना ज्यादा कॉमन सेंस लगा सकते हो वो लगाना। जैसे इसमें देखो, वेर्गो से तुम कुछ कैच कर पा रहे हो क्या? नहीं। कगरा से नहीं। जीईओ 600, क्या इससे तुम कुछ कैच कर पा रहे हो? देखना, ठीक है। स्पेस टेलीस्कोप टू डिटेक्ट एक्सोप्लैनेट्स, हो भी सकता है, मतलब ऐसे ही रखते हैं 600 समथिंग करके, हो सकता है, ठीक है। अगला है ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, हो सकता है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, यार ये तो नहीं होगा, बिकॉज मुझे पता है ये जीपीएस है, बाइडू है, ठीक है ना, और इंडिया का अपना है, ये तो नहीं होगा, सी कट कर दो। स्पेस डिब्रिस रिमूवल रोबोट क्या बात करो, कुछ ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो गया? अभी तक इन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि स्पेस डेब्रिस को ये अभी कैच कर लें और रोबोट बना देंगे, तो ज्यादा हो गया। तो सी और डी तो कट कर लो। ए और बी में तुमने ये क्या रीड करने की कोशिश करी कि जीईओ, जीईओ से क्या हो सकता है? ग्रेविटेशनल अर्थ, ग्रेविटेशनल वेव, जी जी है ना, ये जी, ये है जी। मैं कह रहा था ये, इसमें मैं डिकोड यही करना चाह रहा था कि हमेशा यूपीएससी एक में, अगर याद है उसमें एक आई थिंक 2019 का क्वेश्चन था ना, जिसमें सलाइन लेक पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दो तीन नाम लिखे थे और पूछा था कि ये क्या है। तो उसमें याद है ना, उसमें वर्ड एसोसिएशन से हमने, जिन्होंने 2000 आई थिंक 2019 है 2020 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आई थिंक 2019 का पेपर था जिसमें सलाइन लेक था, उसमें वर्ड एसोसिएशन से तुम पढ़ सकते, तो वैसे ही इन दोनों से तो तुम कोई वर्ड एसोसिएशन नहीं कर सकते हो। जीईओ में से तुम ग्रेविटेशनल वेव का ये जो जी है ना, वो वही है, ग्रेविटेशनल वेव अर्थ एब्जॉर्ब ऑब्जर्वेटरी, वही है ये जी, जीईओ में जो जी है ना वो ग्रेविटेशनल वाला ही है। तो वहां से तुम ये कर सकते हो। और मेरे हिसाब से इन्होंने इसको फुल फॉर्म दिया नहीं है, बट आई एम प्रिटी श्योर, अगर नेट में जाके अभी देखूंगा मैं तो मुझे लगता है ऐसे कि अगर कोई ऐसे एक्रोनिम दे रहा है तो अगेन एक्रोनिम का जो वर्ड एसोसिएशन है ना, वो यहाँ से जी फॉर जी, इससे ही है, ठीक है। और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, अगेन कुछ परफॉर्म
कर रहे हैं उनकी ग्रेडिंग हो रही है ना। इसमें तो अगर ऑप्शन जाके देखोगे तो ये स्टेट वाइज असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस अचीविंग ऑल द एसडीजीज ये नहीं होगा, ऐसे नहीं है, पता ही होगा। प्रोग्रेस टुवर्ड्स मेकिंग विलेज ओपन डिफिकेशन फ्री, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने इंडिया के सारे विलेजेस को ओपन ओडीएफ फ्री कर दिया हुआ है। ये तो बाइनरी में होगा, तो 0 होगा तो 1 होगा, ये तो नहीं है। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये है द कॉर्पोरेट कंपनीज प्रोग्रेस इन अडॉप्टिंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, कुछ ज्यादा ही अटपटा है। लर्निंग आउटकम्स एंड द क्वालिटी ऑफ द स्किल एजुकेशन, कितना सिंपल कॉपी पेस्ट और लिटरल, बहुत ज्यादा सूदिंग स्टेटमेंट है। लर्निंग आउटकम्स परफॉर्मेंस, ठीक है। ग्रेडिंग, द क्वालिटी ऑफ स्किल एजुकेशन इज ऑलवेज ग्रेडेड, ठीक है। आजकल वैसे भी एजुकेशन सिस्टम को काफी ग्रेडिंग में ही चला रहे हैं, परसेंटेज सिस्टम खत्म करते चले आ रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में ग्रेडिंग बेस्ट ऑप्शन ए ही दिख रहा है। और नहीं अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं, बट हाँ जान लो कि ये इसके लिए होता है, बट ठीक है दिख जाएगा उसमें। अब ये वाले में कि सिफाइड्स, ब्लाजर्स, मैग्नेटास, यार ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पाते, मैं तो एक्चुअल में इनको छोड़ देता हूँ। या फिर तुमको पता है ये टिपिकल ये ऐसा होगा कि इसमें मैं बोलूंगा, या तो ये पता है ना ऑल द 3 नहीं होने वाला है ना, यूपीएससी के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल द 3 नहीं होगा, कहीं ना कहीं 1 या 2 में से गेम खेला होगा, तो ऑल 3 कट कर दूंगा। और सिमिलर साउंडिंग नहीं है तो ये तो नहीं है कि एक भी सही नहीं होगा, एटलीस्ट एक सही होगा, ओनली 1 ओनली 2 में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। आई एम नॉट श्योर क्या है क्या नहीं है। दिस मैग्नेटार से मेरे को ये मैग्नेटिक फील्ड ये सही लग रहा है, मैग्नेटार है, मैग्नेट फील्ड है, हो सकता है सही हो, तो 1 प्लस, याद है जिन्होंने डिकोड वीडियो देखी उनको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 प्लस इन दोनों में से डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, तो 1+2 में तो नहीं जाऊंगा मैं, 1+1 में ही जाऊंगा। समझ रहे हो ना, जिन्होंने अपनी वीडियो देखी है वो लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरे को जो थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटास, उसमें से न्यूट्रॉन दैट एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट मैग्नेट से ये मैंने 1 कर लिया, 1 प्लस इन दोनों में से मैं 1+2 पे नहीं जाऊंगा, मैं 1+1 में ही जाऊंगा। उसके रीजन में कह रहा हूँ कि इनकी जो डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट है। सीजर टाइप के बच्चों को पता हो सकती है, नहीं पता हो सकती, कुछ लोगों को पता होगा, ऐसा कुछ नहीं जिसने कभी सुना ही नहीं होगा। और अनटिल अनलेस यू आर नॉट वेरी श्योर कि दोनों के दोनों गलत है, सेफ साइड में ओनली 2 पे ही चले जाओ, बिकॉज यूपीएससी में कई सारे क्वेश्चन ओनली 2, मतलब पता ही होगा ये जो ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4, तो ओनली 2 वाले आई थिंक मैंने वो डिस्कस किया हुआ है, याद है ना, कि 4 वाले में भी ओनली 2, 3 वाले में भी ओनली 2, सेफ साइड में चले जाना। अनटिल अनलेस यू आर नॉट वेरी श्योर कि बाकी स्टेटमेंट गलत है या पूरी तरीके से सही है, तो उस तरीके से जाओगे तो यहाँ पे ये तुम आराम से इजिली मैग्नेटास को मैग्नेटिक फील्ड से 1 प्लस इन दोनों में से एक ले लोगे, बिकॉज सारे सही नहीं देगा एग्जामिनर की जो चुल है ना, वो कहीं ना कहीं दोनों में से एक पक्का गलत होगा। और मेरे हिसाब से देख लेना वही होने वाला होगा, देखना पेयर थी करेक्टिव मैच देखा, और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में देखो ना एक सही है एक गलत है। दिस इज द जनरल एग्जामिनर माइंडसेट कि वो 2 में से एक सही, मतलब तीनों सही नहीं देगा, कोई ना कोई गलत देने की कोशिश करेगा, तो 1+1 चले जाओ मॉडरेट डिफिकल्टी में। ये था ये क्या है सन के बारे में, द सन एग्जिबिट द डिफरेंशियल रोटेशन वेयर इट्स इक्वेटर रोटेट्स फास्टर देन इट्स पोल्स, ओके। द सन्स मैग्नेटिक पोल स्लिप इंटरवल अलोंग, ठीक है, 1 and 2। The sun's outer atmosphere corona is much hotter than its surface, that is the photosphere। आई थिंक ये नॉलेज से लोगों को पता होगा, तो मेरे हिसाब से 37 में इजी था, सारे के सारे इसमें सही थे। मतलब पता ही होगा, नॉलेज से पता होगा, सारे के सारे सही थे। अब ये देख लो फटाफट कि 5G टेलीकम्युनिकेशन में एक टेक्निक, अगर तुमने क्वेश्चन को पढ़ा होगा ना तो तुमको बहुत इजीली दिख जाएगा कि कुछ ना कुछ कह रहा है, दैट अलाउज अ सिंगल फिगर टू बी पार्टीशनड इनटू मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क। तो पार्टीशन इनटू मल्टीपल वर्चुअल स्लाइसिंग ही तो कर रहे हो ना यार, स्लाइसिंग कर रहे हो तो इजी है, एक कर लोगे, मतलब मेरे सब 38 मेरे साथ मोस्टली सब लोगों ने सही किया होगा, बहुत इजी था, बिकॉज क्लियर कट लिख रहा है कि पार्टीशन इनटू मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क। अब ये क्या कर रहे हो, स्लाइस ही तो कर रहे हो यार, पार्टीशन कर रहे हो मल्टीपल में, नेटवर्क स्लाइसिंग। या 38 गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, इजी है, प्लीज उसको सही कर लेना जिसने नहीं किया हुआ है। द टर्म कॉस्मिक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पता है ना, अगर इन्फ्लेशन पता है तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या होगा। अब सारे अगर ऑप्शंस पढ़ोगे तो तुमको ये दिखेगा, ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ यूनिवर्स एज इट एक्सपेंड्स ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स, ये ठीक है। द ब्रीफ टाइम पीरियड व्हेन द यूनिवर्स एक्सपेंडेड फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन देखो एक वर्ड है कॉस्मिक,
कॉस्मिक का मतलब पता ही है कि यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कॉस्मिक का मतलब यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्स यहाँ पे भी, यूनिवर्स यहाँ पे भी है। ये स्टार्स के बारे में बात कर रहा है, ये कट कर दो। कॉस्मिक इन्फ्लेशन, कॉस्मोस तो पता ही है ना यार, कॉस्मिक कॉस्मोस मतलब होता है यूनिवर्स, ठीक है ना। तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, कुछ तो है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया, तो ऑप्शन बी में होगा। ये स्टार्स के बारे में बात कर रहा है, ये स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, ये तो कट कर दो। कॉस्मिक इन्फ्लेशन, ये ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात कर रही है, ये कूलिंग बात कर रहा है, ये है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो यही इन्फ्लेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द मोस्ट एप्ट। और वर्ड एसोसिएशन से करोगे तो उसमें दिख जाएगा कि कॉस्मिक मतलब यूनिवर्स, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहां यूनिवर्स है, यहां यूनिवर्स है, बाकी स्टार्स की बात कर रहा है, ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, कट करो। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एक्सपैंडेड फास्टर देन द, तो और ये कूलिंग की बात कर रहा है, ये एक्सपेंशन की बात कर रहा है। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है समथिंग इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन बी, ठीक है। माय गॉड, 40। आपको क्या नॉलेज से कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो 6 में से चुपचाप 4 चले जाओ, ठीक है। मैं बात कर चुका हूं। इफ यू नो दीज आंसर। अच्छा बाय द वे, ये 7 में 5 3 बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। 6 वाले में सबसे हाई प्रोबेबिलिटी 4 की होती है, ये चीज याद रखना। 7 में 5 एंड 3 और 6 में 4, और 5 और 3 में तो समझ जाओगे चूज करने के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हो सकती है, तो हायर साइड में चले जाना, ठीक है। मिनिमम हो सकता है तो 3 में चले जाना। 6 वाले में मैं एक्चुअली में क्वेश्चन रियल एग्जाम में भी, मेरे को सच बताऊं, मुझे अभी भी नहीं पता है कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, बिकॉज ऑफ मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूज वाली फील्ड में, और रियल एग्जाम में भी मैं नहीं करके जाता हूँ। याद रहेगा तो कैस्पियन सी ऑब्वियस बात मार दूंगा। आई थिंक लोगों को पता होता है ये कुछ तो होता है, क्या क्या होता है, रसिया होता है, कजाकिस्तान होता है, तारिक तारिक होता है ना, इसका एक्रोनिम होता है तारिक करके। तो तारिक ठीक है, जिसको जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो 6 पे 4 मार देना, चुपचाप सही हो जाएगा, ठीक है। ये इजी है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियस बात है, ये यूपीएससी का कई बार पीओआई की पूछा हुआ है। डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही जनरली पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, बाकी को नहीं बोला जाता है। ये नॉलेज वाला है, इसमें मेरे हिसाब से कुछ कोई डिकोड कुछ नहीं है, दिस वाज द प्योर नॉलेज वाला। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल वाले को ही कहते हैं। 42 वाले में देख लो, अब इसमें जो डिकोड वो ही जान लो। अल्ट्रासोनिक बेस, अच्छा तुम लोग को पता ही होगा ना, सब सोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक। तो ये जो सोनिक है ना, ये सोनिक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, साउंड। और साउंड तुमको पता है, साउंड के लिए मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम में साउंड नहीं चलती है। तो वैक्यूम वाला जो ऑप्शन था उसको कट करते ही तुम्हारा आंसर, सीधी सी बात है, आंसर ऑटोमेटिकली 1 to 4 आ जाता है। कैन बी यूज है। अच्छा एक सेकंड, इसमें एक मैं जो एक ज्ञान देना चाह रहा हूँ वो प्लीज नोट कर लो, और वो ये है, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो या तो ऑल होगा या ऑल -1 होगा, ठीक है। तो या तो ऑल होगा या तो ऑल -1, मतलब 3 ऑप्शन वाला होगा। 3 ऑप्शन वाला कौन सा है? ये है 1 to 4। क्या ये सही हो सकता है? देख लेते हैं। 1 to 4 का मतलब कह रहा है कि तीसरे को कट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ सकता है। तो ये क्या है? ब्रेन ट्यूमर के बारे में, ये डिटेक्ट कर सकता है, ये डिटेक्ट कर सकता है, ये वैक्यूम के बारे में बात कर रहा है। तो तुम उस टाइम पे, एग्जाम टाइम अगर तुमको ये क्लिक कर गया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल -1 कैन बी अ पॉसिबिलिटी। तो ऑल -1 का मतलब, ये जो -1 का मतलब है 3 ऑप्शंस वाला, 4 है, 4 -1 इज इक्वल टू 3। 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये है 1 to 4। तो तीसरे वाले स्टेटमेंट को गलत करने की ट्राई करो, क्या ये गलत हो सकता है? तो तब तुम्हारा दिमाग लग जाएगा, अच्छा ये वैक्यूम की बात कर रहा है, ये तो यार मीडियम चाहिए होता है, तो यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे ब्रेन ह्यूमन है, ये अंडर वाटर है, वैसे मार लोगे, ठीक है ना। और आई थिंक अब खत्म होने वाले हैं ना फटाफट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 इजी है अगेन। वाइट फाई, वाइट फाई से सुनता मिलता जुलता एक ही है, वाईफाई। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस होता है, ठीक है। तो ये पहला फाइबर ऑप्टिक की बात कर रहा है, ये तो वायर वाली टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, गलत हो गया। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन फॉर द ग्लोबल इंटरनेट कवरेज कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, अभी तो एलॉन मस्क वगैरह ये सब चीज चला रहे हैं, उनको तो ये नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल नेटवर्क, शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट यूजेस एलईडी बल्ब टू ट्रांसमिट डेटा, काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, मतलब काफी ज्यादा स्पेसिफिक है।
तो ये हटाओ, वायरलेस वाईफाई, 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 वायरलेस, वायरलेस कहाँ पे, एक ही ऑप्शन है जिसमें वायरलेस था, वहां से मारोगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, इजिली आ जाएगा मेरे हिसाब से, इसमें कुछ फन मत होना। ये वायरलेस, वाईफाई, वाईफाई सिमिलर, एक ही है ऑप्शन जो वाईफाई के बारे में, मतलब वायरलेस के बारे में बात करें, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ जायरोस्कोप रिक्वायर्ड। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है बाय द वे। तो या तो सीधी सी बात, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो या तो ऑल होगा या ऑल माइनस वन होगा। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से दे दिया हुआ है, तो आंसर ओनली थ्री, ऑल फोर में से ही होने वाला है। तो क्या कोई ऑप्शन गलत कर सकते हो, पढ़ के देख लो। एक क्या स्क्रीन रोटेशन की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी है, जायरोस्कोप का मतलब यूज ही वही होता है। इमेज स्टेबलाइजेशन डिजिटल कैमरा, हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, इमेज इधर उधर टिल्ट कर रही है तो उसको स्टेबल करना है। नेविगेशन स्टेबिलिटी कंट्रोल इन व्हीकल्स, हाँ जायरोस्कोप का यूज होता ही है। इनहेंसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सेल्फ बैलेंसिंग पर्सनल ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं है जो अटपटा लग रहा हो, वियर्ड लग रहा हो, नहीं है, तो ऑल माइनस वन रहने दो, ऑल पे चले जाओ प्लीज। और वैसे भी मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एवरीवन वुड बी मार्किंग ऑल फोर करेक्ट ओनली। तो इवन इफ यू आर गोइंग विथ फोर और यूपीएससी ने थ्री दे दिया ना, तो इसके लिए प्लीज डोंट कराए कि ये मतलब मेरा गलत हो गया, बिकॉज एवरीवन वुड बी मार्किंग ऑल फोर ओनली। तो जस्ट गो विद द मेजोरिटी, दैट्स इट, ठीक है ना। और बस एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि द पोर्ट ऑफ हैफा, बहुत बकवास क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा, पोर्ट ऑफ हैफा इजराइल का है। तो मेरे हिसाब से डन हो गया, मतलब आई थिंक 45 क्वेश्चन थे ना। तो विल स्टार्ट द स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, और कोई डाउट हो अगर तो मेरे को बता देना।